Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abid Ali, Senior Subject Specialist at डुईएन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। मैं आपको डीपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम कहता हूं। आइए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 के मल्टीपल टॉपिक्स पे बात करेंगे। टॉपिक्स हमारे कुछ इस तरह से हैं। पहला टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। दूसरा टॉपिक यूनिट वेक्टर। इसके बाद दो छोटी छोटी डेफिनेशंस की जाएंगी, नल वेक्टर, और लास्ट पे हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर्स के बारे में। अपना बकायदा टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ पिछली बातें जान लें। सबसे पहले वेक्टर क्या है? वेक्टर अ फिजिकल क्वांटिटी which is completely described by a magnitude and direction। वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से मुकम्मल तौर पे बयान कर सकते हैं। याद रहे, इस चैप्टर में वेक्टर्स के बारे में हमने पढ़ना है, और वेक्टर्स में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है मैग्नीट्यूड, जिसको मैंने सर्कल में हाईलाइट किया है, और दूसरा है डायरेक्शन। जब भी बात होगी हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में ही बात करेंगे। दूसरी चीज़ है वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहला मेथड है सिंबल की शक्ल में, जिसे कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जिसके आगे मज़ीद दो मेथड्स हैं, जिनमें से पहला बोल्ड फेस लेटर से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए को बोल्ड कर दिया, लेटर बी को बोल्ड कर दिया, लेटर जे बोल्ड कर दिया। किसी भी लेटर को जब आप बोल्ड कर देंगे तो ये उस वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी। ये आमतौर पे इस मेथड को बुक में फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको मार्कर बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा इस मकसद के लिए, उससे टाइम ज़ाया होता है। अब बात करते हैं उस मेथड की जो स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट है। नॉर्मल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जिसके ऊपर या नीचे एरो ड्रॉ कर दिया जाता है। सेकेंड मेथड है वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय नॉर्मल लेटर विद एन एरो ड्रॉन अबव और बिलो इट। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर ए, लेटर ए के ऊपर एरो डाल दिया। याद रहे, यहां पे आप नॉर्मल लेटर इस्तेमाल करोगे, लेटर को बोल्ड करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से नॉर्मल लेटर बी पे एरो डाल दें तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल लेटर जे पे एरो डाल दें तो ये जे वेक्टर कहलाएगा। रिप्रेजेंटेशन का दूसरा मेथड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, और इस लाइन के एक एंड पे एरो लगा दिया जाता है। लेंथ उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड शो करती है, और इसके लिए हमें स्केल और डायरेक्शन इंडिकेटर्स की मदद लेना पड़ती है, जो कि हम इससे पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और डायरेक्शन के लिए एरो हेड लगाया जाता है,
ये एरो हेड डायरेक्शन इंडिकेटर्स के हिसाब से यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के हिसाब से लगाए जाते हैं। कुछ यूं रिप्रेजेंट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन जिसके एक एंड पे मैंने एरो लगा दिया, तो ये ग्राफिकली वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा। इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको टेल का नाम दिया जाता है और जो एंडिंग पॉइंट है उसको हेड का नाम दिया जाता है। ये है वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बाकायदा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला हमारा पार्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वेक्टर्स को जब ऐड करना हो तो वेक्टर ही वेक्टर में ऐड होता है, वेक्टर ही वेक्टर से सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में वेक्टर को हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन वेक्टर और स्केलर को हम एक दूसरे में ऐड नहीं कर सकते। पहले हम इस मल्टीप्लिकेशन को नंबर्स की शक्ल में देखते हैं। पहला पार्ट होगा हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन विथ अ पॉजिटिव नंबर। दूसरे में फिर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे क्या क्या चेंजेस इस मल्टीप्लिकेशन में आती हैं। पहली मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन विथ पॉजिटिव नंबर। जब भी आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा है, तो उस सूरत में उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम चेंज हो जाएगा। यानी अगर आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड n टाइम चेंज होगा, 2 से करोगे तो मैग्नीट्यूड 2 टाइम चेंज होगा, 3 से करोगे तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम चेंज होगा। लेकिन डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता। When a vector is multiplied by a positive number n, साथ कंडीशन लगा दी कि n is greater than 0, the magnitude of the new vector changes n time। आपने n से मल्टीप्लाई करवाया तो n टाइम ही मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जैसे मैंने बताया कि 2 से करवाया तो 2 टाइम चेंज होगा। लेकिन डायरेक्शन रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, कि जो गिवन वेक्टर है, नए वेक्टर की डायरेक्शन गिवन वेक्टर वाली ही होगी, डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आइए इसी को हम एक फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक वेक्टर a है, ऐसे करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2a। जैसा कि ऊपर बात हुई कि जब आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, 2 से हमने करवाया तो मैग्नीट्यूड इसका 2 टाइम बदलेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर की लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है। जब मैं कहूँगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 टाइम चेंज हो गया, तो इसका मतलब उसकी लेंथ 2 टाइम चेंज हो जाएगी। हमारे पास जो नया वेक्टर आएगा वो कुछ यूं होगा, लेंथ इसकी पहले से 2 टाइम हो गई, लेकिन जो डायरेक्शन पहले वेक्टर a की थी वही डायरेक्शन नए वेक्टर 2a की है। तो याद रहे, जब भी किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो न्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम चेंज होगा और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। अब आते हैं नेगेटिव नंबर पे। When a vector is multiplied by a negative number n is less than 0,
तो उस सूरत में द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू वेक्टर चेंजेस n टाइम्स। डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, कि जब भी आप वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी वो नंबर जो 0 से छोटे हैं, तो मैग्नीट्यूड तो उतने ही टाइम चेंज होगा। यानी n से करवाओगे तो n टाइम, 2 से करवाओगे तो 2 टाइम चेंज होगा, 3 से करवाएंगे तो 3 टाइम चेंज होगा। लेकिन जो आपको न्यू वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसी चीज़ को हम फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास वेक्टर a है, इसको मैं एक नेगेटिव नंबर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा -2a। अब ऊपर वाली स्टेटमेंट के मुताबिक 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम चेंज होगा, यानी इसकी लेंथ जो है 2 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इन डायरेक्शन पहले जो डायरेक्शन थी उसका उलट बनेगी। देखिए ये कुछ यूं बना, वेक्टर ए की जो लेंथ है नए वेक्टर की लेंथ उससे 2 टाइम्स है, लेकिन ए की डायरेक्शन अगर राइट पे है तो -2a की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे है। तो जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो याद रखिएगा डायरेक्शन हमेशा रिवर्स हो जाएगी और मैग्नीट्यूड उसका चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो डिपेंड करता है आप कितने से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 से करवाएंगे तो 2 टाइम, 3 से तो 3 टाइम। ये तो थी नंबर्स की शक्ल में मल्टीप्लिकेशन। अब हम इनकी कुछ प्रॉपर एग्जाम्पल्स करवाते हैं, यानी एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आप लोग 9th-10th में भी पढ़ के आ चुके हैं। पहली है फोर्स, जिसको हम न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। फोर्स मैस और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है। अब इस मल्टीप्लिकेशन में देखिएगा मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी हमने स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक नई जो क्वांटिटी आई वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल, मोमेंटम मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करवाने से हासिल होता है। इस एग्जांपल में मैस एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक स्केलर वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से हमें मोमेंटम मिला और जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी हम स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू क्वांटिटी हमेशा वेक्टर ही मिलेगी। इसी आर्टिकल का अगला हिस्सा है डिमेंशंस ऑफ द न्यू फिजिकल क्वांटिटी। डिमेंशंस बेसिकली चैप्टर 1 में पढ़ा जाता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। डिमेंशंस हमें ये बताती हैं कि किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं और कैसे हैं। जैसे मैं बात करूं कि फोर्स है
तो जब मैं कहूँगा कि डिमेंशंस ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये बताना है कि फोर्स में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं और वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलके न्यू फिजिकल क्वांटिटी फोर्स बनाती हैं। मल्टीप्लिकेशन के हवाले से अगर हम देखें, when a vector is multiplied by a physical quantity with some dimensions, जब हम किसी वेक्टर को किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें जिसकी कुछ डिमेंशंस हैं, then the product will be a new physical quantity whose dimensions will be the same as the product of the dimensions of the two quantities which are multiplied. तो प्रोडक्ट जो है ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसकी डिमेंशंस मल्टीप्लाई होने वाली दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डिमेंशंस के प्रोडक्ट के इक्वल होंगी। इसी को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मोमेंटम ये मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। यहाँ पे मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इन दोनों से हमें मोमेंटम हासिल होता है। मास बेस क्वांटिटी कहलाती है और हर बेस क्वांटिटी डिमेंशंस कहलाती है। जैसे मैकेनिक्स में हम 3 मास, लेंथ, टाइम बेस क्वांटिटीज लेते हैं। तो मास, लेंथ, टाइम ये डिमेंशंस हैं, यानी ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डिमेंशंस बताएंगी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में मास, लेंथ और टाइम मैकेनिक्स के अंदर कैसे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं, कितनी दफ़ा इस्तेमाल होती हैं और फिर नई फिजिकल क्वांटिटी को, जिन्हें हम ड्राई क्वांटिटी कहते हैं, उनको बयान करेंगी। अब इस एग्जाम्पल में मास की जो डिमेंशंस होंगी और वेलोसिटी की जो डिमेंशंस होंगी, ये दोनों मल्टीप्लाई होके मोमेंटम की डिमेंशंस को रिप्रेजेंट करेंगी। यानी इसमें डिमेंशंस ऑफ मोमेंटम इक्वल होगा डिमेंशंस ऑफ मास एंड डिमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा पहला हिस्सा था। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट वेक्टर। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे चैप्टर में और जहाँ जहाँ वेक्टर्स को हमने इस्तेमाल करना है रिप्रेजेंट करने के लिए, खासकर वेक्टर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात कर लें। जैसे ये नाम से ही क्लियर है कि यूनिट का मतलब होता है वन नंबर है और नंबर मैग्नीट्यूड बताता है। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्रॉपर डेफिनेशन कुछ यूं होगी, अ वेक्टर whose magnitude is equal to 1 and it points in the direction of the given vector is called a unit vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ हो, यानी ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताए, उसे हम यूनिट वेक्टर का नाम देते हैं। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी लेटर पे हैट या कैप डाल दिया जाता है। जैसे ए लेटर पे मैंने हैट डाल दी तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल बन गया। लेटर बी पे मैंने हैट डाल दिया तो इसको हम यूनिट वेक्टर बी का नाम देते हैं। यानी किसी भी लेटर पे, हाँ वो स्मॉल लेटर हो,
खा वो कैपिटल लेटर हो, हैट डाल देने से वो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। मैथमेटिकली जब भी यूनिट वेक्टर को हासिल करना होता है तो आप जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना चाहते हैं उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं, यानी यूनिट वेक्टर इक्वल है वेक्टर इटसेल्फ ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जैसे फर्ज करें हमारे पास वेक्टर ए है, तो उसके यूनिट वेक्टर को मैं लिखूंगा ए हैट, जो कि लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो या तो आप बोल्ड लेटर इस्तेमाल करोगे या आप नॉर्मल लेटर के ऊपर एरो लगाओगे। ओवर मैग्नीट्यूड, उसी वेक्टर के दोनों अतराफ में आप मॉडुलस साइन डाल दें तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है। यानी कोई भी यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर इटसेल्फ ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब किसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर की शक्ल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इसमें राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, अगर इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ए यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास नई एक्सप्रेशन कुछ यूं बनेगी, वेक्टर ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। मतलब इसका ये है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वेक्टर मिलता है। हमने पीछे भी पढ़ा है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है। अब मैग्नीट्यूड के साथ यहाँ पे यूनिट वेक्टर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर डायरेक्शन की जगह ले रहा है। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स पे बात करते हैं। पहले है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ये 3 यूनिट वेक्टर्स होते हैं जिनको हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं। ये है जी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आपको डायरेक्शन अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ बतानी है तो उस सूरत में हम ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। पहला यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसे हमेशा हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। फिगर में ये यूनिट वेक्टर हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन शो करेगा। जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी उसको हम आई कैप यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिगर में शो करते हैं। जिस वेक्टर की डायरेक्शन भी हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बतानी है हम उसको जे कैप या जे हैट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जिसके साथ जे कैप जे हैट लग गया इसका मतलब उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तीसरा यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, इस यूनिट वेक्टर को हमेशा के कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिगर में ये बना यूनिट वेक्टर।
जिसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ होगी, उसको हम पॉजिटिव k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रहे, जिस वेक्टर के साथ i कैप लग गया इसका मतलब वो x एक्सिस की तरफ था, जिसके साथ j कैप लग गया इसका मतलब वो y एक्सिस की तरफ था, और जिसके साथ k कैप लग गया इसका मतलब वो z एक्सिस की तरफ है। अब यूनिट वेक्टर का फ़ायदा क्या है? क्योंकि वेक्टर को तो हम वैसे भी बोल्ड या एरो डाल के उसकी वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक वेक्टर a है, उसको मैंने कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर दिया, a लेटर ऊपर एरो डाल दिए। अब इसमें कोई कमी नहीं है, वेक्टर कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो गया है a एरो के साथ। लेकिन सिंपल जब मैं वेक्टर a एरो डाल देता हूं तो आप डायरेक्शन नहीं बता सकोगे। ये तो पता है कि ये वेक्टर है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है ये हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें अलहदा से लिखना पड़ेगा वेक्टर a अलोंग x एक्सिस या y एक्सिस या z एक्सिस। लेकिन अगर इसी वेक्टर को मैं कुछ यूं रिप्रेजेंट कर दूं, वेक्टर a मैग्नीट्यूड और इसके साथ मैंने k कैप डाल दिया, तो अब इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्लियर है कि वेक्टर a जो है ये z एक्सिस की तरफ है, क्योंकि k कैप हमेशा z एक्सिस की तरफ डायरेक्शन बताता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर ज़्यादा एक स्पेसिफाइड मेथड है जिससे हम किसी वेक्टर की सिंबॉलिक फॉर्म में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अलावा दो और यूनिट वेक्टर भी हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं। पहला है यूनिट वेक्टर r, जो किसी वेक्टर r की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। r का इस्तेमाल हम अगले लेसन्स में काफ़ी जगहों पे करेंगे। ये आमतौर पे पोजीशन वेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है। पहला क्या है, द यूनिट वेक्टर r विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर r। जैसे ये हमारे पास जो बोल्ड एरो है, थिक एरो है, ये समझें कि ये वेक्टर r है, तो इसकी डायरेक्शन इसी तरफ हम यूनिट वेक्टर r कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट वेक्टर है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। इसको हमेशा n कैप से रिप्रेजेंट करेंगे और ये यूनिट वेक्टर किसी प्लेन सरफेस या किसी प्लेन एरिया की डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द यूनिट वेक्टर n which represents the direction of a normal drawn on a specific surface, कि यूनिट वेक्टर n कैप जो किसी स्पेसिफिक सरफेस पे नॉर्मल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ये नॉर्मल है क्या? ये हमारे पास एक सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ऐसा परपेंडिकुलर जिसको हम किसी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ कर दें तो ऐसे परपेंडिकुलर को कहते हैं नॉर्मल। अब वो डायरेक्शन जो इस नॉर्मल की तरफ होगी उसको हम इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन कैप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली सरफेस एरिया, प्लेन सरफेस की डायरेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जी स्टूडेंट्स, ये तो हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। नल वेक्टर, इसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। नाम से ही इसका मतलब वाज़ेह हो जाता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। डेफिनेशन: A vector having zero magnitude and arbitrary direction is called zero और null vector। वेक्टर जिसका ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो, उसे हम ज़ीरो या नल वेक्टर का नाम देते हैं। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी हो सकती है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो ज़ीरो है, इसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, इसलिए इसकी डायरेक्शन भी आप नहीं बता पाओगे कि किधर होगी। इसलिए हम इसे कहते हैं इसकी आज़ादाना डायरेक्शन है, यानी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है। ऐसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर ओ इस्तेमाल करते हैं। आप ओ को बोल्ड कर दें या आप ओ के ऊपर एरो साइन लगा दें तो ये नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। हासिल कैसे करेंगे? अगर आप किसी वेक्टर में उसी का नेगेटिव ऐड कर दें तो आपको नल वेक्टर हासिल होगा, यानी ऐसा वेक्टर हासिल होगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। Null vector can be obtained by adding a vector a and its negative minus a। मैथमेटिकली हम यूँ लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू नल वेक्टर। याद रहे, इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है। अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो इसका मतलब उस वेक्टर की लेंथ नहीं होगी। इसलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इस वेक्टर को आप ड्रॉ नहीं कर सकते। इट इज़ एन इमेजिनरी वेक्टर एंड कैन नॉट बी ड्रॉन ग्राफिकली। तो ये हमारा नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रखता है, नल वेक्टर कहलाता है। कैपिटल ओ से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी वेक्टर और उसके नेगेटिव को अगर हम ऐड कर दें तो हमें नल या ज़ीरो वेक्टर हासिल होता है। अगली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स में दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका मैग्नीट्यूड और उनकी डायरेक्शन बराबर होंगी। Two vectors are said to be equal if they have the same magnitude and same direction, regardless of the position of their initial points। कि दो वेक्टर्स इक्वल होंगे अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम डायरेक्शन हो और उनकी इनिशियल पोजीशन जो मर्जी हो, जहां मर्जी से वो दोनों शुरू हों, बस उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो इक्वल वेक्टर्स के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि उनका हमेशा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन हमेशा सेम होनी चाहिए, वो जहाँ से मर्जी स्टार्ट हो रहे हों, सेम पॉइंट से स्टार्ट होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारे पास ये एक वेक्टर ए है
मैं एक और वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं बी। देखिए जितनी लेंथ ए की है उतनी ही लेंथ वेक्टर बी की है। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। एरो ये शो कर रहा है कि ए और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। ऐसे करते हैं, इनको एक कॉमन पॉइंट पे लाके देखते हैं क्या ये बराबर हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी की लेंथ एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों इक्वल हैं। तो याद रखिएगा, इक्वल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड का सेम होना भी ज़रूरी है और डायरेक्शन का सेम होना भी ज़रूरी है। तो जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी, तो वो दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब ज़रा आज के टॉपिक के मेन पॉइंट्स देख लें। सबसे पहले हमने बात की थी जब किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है और डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। When a vector is multiplied by a positive number, magnitude may change, but direction remains same. यहाँ मैं may change का वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड में कोई तब्दीली नहीं आएगी, लेकिन अगर 1 से हट के किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। 1 के अलावा बाकी जितने रियल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स चेंज कर देंगे, यानी 2 से तो 2 टाइम, 3 से तो 3 टाइम। लेकिन याद रहे, जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर था जब भी किसी वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन इस केस में डायरेक्शन हमेशा रिवर्स होगी। When a vector is multiplied by a negative number, magnitude may change, but direction is reversed. फिर यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात की हमने। यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में पॉइंटेड होते हैं, या आसान अल्फाज में कह लें कि यूनिट वेक्टर गिवन वेक्टर की डायरेक्शन बताते हैं। नल वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और आर्बिट्रेरी डायरेक्शन रखता हो। नल वेक्टर है 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। लास्ट पे हमने बात की इक्वल वेक्टर्स की। 2 इक्वल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये कोई भी 2 इक्वल वेक्टर्स हमेशा सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं और सेम डायरेक्शन रखते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातें जो हैं उनको फॉलो किया होगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।